चलिए, आज जो अपन ने कल पढ़ा था, थोड़ा सा अपने मन को भैया जी यहीं पे डाइवर्ट कर लीजिए, सपने में मत खोइए। आज के जो भी क्वेश्चन सीरीज है उसका मुख्य उद्देश्य अपना क्या रहेगा, एक 2 मिनट में मैं आपको सार संक्षिप्त में बताने का प्रयास करता हूं कि आज का अपना जो भी क्वेश्चन सीरीज में लेकर के आया हूं, इसमें 2 अपने बहुत अच्छे फायदे होने वाले हैं। फायदा नंबर 1 अपने लिए क्या है कि जो अपन ने पहले बेसिक पढ़ा हुआ है उसके आधार पर किस प्रकार से सवाल परिवर्तित होकर के आते हैं, जो कि अमूमन पुस्तकों में नहीं मिलते हैं। मेरा मानना यह है कि एग्जामिनर जब पेपर सेट करता है तो अपने हिसाब से क्वेश्चन भी सेट करता है। उसी नजरिए को ध्यान में रखते हुए मैंने भी अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चन सेट किए हैं, उन क्वेश्चनों को मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। तो आप थोड़ा सा उसमें देखिएगा कि हमने जो प्रीवियस पढ़ा है उसी नॉलेज को किस प्रकार से सवालों में उतारने का हमें प्रयास करना है। तो उससे हमारा जो पहले पढ़ा हुआ बेसिक है वो तो रिपीट होगा ही होगा, साथ में कुछ नई अवधारणा है, ज्यादा भी नहीं तो 3-4 नई अवधारणाएं अपन सीखेंगे। क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा है वर्ग, आयत, और आज हम पढ़ रहे थे, मतलब पिछले 2 दिन से हम पढ़ रहे थे व्रत। तो 3 चीजें हमारे सामने हैं। इन 3 चीजों के बीच में मैं 2 चीजें और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जब अपन टॉपिक को पूरा कंप्लीटली पढ़ते हैं तो उस समय उसमें जो अवधारणाओं की संख्या है वो 20-25 होती है, और सारी के सारी अवधारणाएं उसी समय समझ में आए ये संभव नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा जब मैंने आपको वर्ग पढ़ाया था तभी व्रत के बारे में थोड़ी सी अवधारणा आपके दिमाग में डाल दी थी। उसका फायदा ये हुआ कि हमें वर्ग पढ़ते समय ज्यादा तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा, और आज भी यही कंडीशन है कि हम करेंगे तो क्वेश्चन, लेकिन इसमें वर्ग, आयत, यहां तक कि ट्राइंगल, यहां तक कि क्वाड्रिलेटरल, यहां तक कि हम 3D आकृतियों के बारे में भी कुछ अवधारणाएं अपनी यहां पर बना पाएंगे। उम्मीद रहेगी आपसे कि प्रीवियस क्लासों की तरह आप अलर्ट मोड पर रहोगे और पूरे अच्छे तरीके से आप समझने का प्रयास करोगे। आज की क्लास में बेसिक मैं मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं लेके आया हूं, केवल सवालों पे चर्चा है, और उन सवालों पे चर्चा करते करते क्या बेसिक बन सकता है उसकी बात अपन साथ में जरूर करेंगे। तो देखिए, चालू करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 से अपन लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला एक क्वेश्चन आपको मैंने दे रखा है, एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 2464 वर्ग सेंटीमीटर है। तो 2464 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि तुम, सवाल मैंने तुम्हारे नजरिए से बनाए, यदि तुम मैदान को उसके व्यास के अनुदिश पार करना चाहते हो, उस मैदान को आपको पार करना है, एक छोर से दूसरे छोर पे जाना है, लेकिन अनुदिश किसके अनुदिश जाना है? परिधि के अनुदिश जाओगे जब तो गोल गोल घूम करके जाओगे, ये बात आपको पता है। कई बार ऐसा कहेगा वो त्रिज्या के अनुदिश पूर्व दिशा से चल करके, तो पूर्व दिशा से त्रिज्या के अनुदिश चल करके सेंटर पॉइंट से वापस दक्षिण दिशा में घूमना है, तो आप इस तरह से घूम जाना। समझ रहे हो बात को? अभी मैं कह रहा हूं आपको यहां पर मैदान में व्यास के अनुदिश पार करना है, पार तो करना है लेकिन पार करने का जो तरीका है वो है व्यास के अनुदिश। बस ये भाषा जब आपके समझ में आ जाएगी बेटा, सवाल का कोई भी प्रकार बनता है वो प्रकार आपके समझ में आ जाएगा। इस चीज की मैं निश्चित रूप से आपसे वादा करके बोल रहा हूं, सवाल की भाषा को आप समझ जाइए। इसने कहा कि एक वृत्ताकार मैदान है, मैंने यहां पर वो वृत्ताकार मैदान बना दिया कि भाई ये वृत्ताकार मैदान है, ठीक है। इसने कहा इसका क्षेत्रफल 2464 वर्ग सेमी है। तो आप क्या कहोगे गुरुजी, जैसे ही वर्ग के क्षेत्रफल की बात आएगी तो आप मुझसे ये कहोगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यही कहोगे ना बेटा? आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, तो इसका मान मैं यहां पर रख दूं, लेकिन आपको यहां क्षेत्रफल दे रखा है तो मैं इसको इसके बराबर कर दूं। बराबर कितना है? 2464, यही है ना। यदि मैं आर स्क्वायर को एज इट इज यहां रखूं, क्योंकि मुझे आर का मान निकालना है, यदि आर का मान मेरा यहां से मिड पॉइंट से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस निकल गई तो ये व्यास के अनुदिश पार करा रहा है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी उतनी ही होगी, होगी या नहीं होगी? तो मैं यहां पर आर स्क्वायर को एज इट इज रख लेता हूं। आर स्क्वायर बराबर 2464 बटे पाई, नीचे आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा? पाई जब नीचे आ गया तो पाई का मान होता है 22/7, तो उसमें से 22 तो रह जाएगा, यहां बटे का 7 ऊपर चला जाएगा, गुणा करके मैं 7 कर देता हूं, काट दूं। 22 एकम 22, क्या बच गया? 2, 26 हो गया। 22 एकम 22, क्या बच गया? 4, 44 हो गया। 22 दूनी के 44। आर स्क्वायर बराबर 112 गुणा 7 आ गया, यही गुणा कर देता हूं। 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, 11 7 77, 1 78। आर स्क्वायर का मान मेरा कितना आया बेटा? 784। तो आर का मान निकालने के लिए इधर से स्क्वायर हटता है, इधर अंडर रूट आता है। आर का मान
784 किसका वर्ग है? 28 का। तो आर का मान हमारा कितना आ गया बेटा? 28। आर का मान आपका 28 आ गया, पॉइंट टू बी नोटेड। अब यहां से आपको समझने का प्रयास करना है। आर का मान आपका 28 आ गया। ये कह रहा है कि इस वृत्ताकार मैदान को आपको पार करना है। यदि आप यहां खड़े हो इस छोर पे, तो आपको इस छोर पे जाना है, लेकिन व्यास के अनुदिश चलना है। तो व्यास के अनुदिश चलेंगे तो आपको यहां से यहां तक चलना पड़ेगा। बोलो चलना पड़ेगा या नहीं? चलना पड़ेगा ना। और ये जब व्यास की हम बात करें तो ये त्रिज्या का दुगना होता है। इधर ये 28 है तो ये भी क्या रहेगा? आंसर क्या आएगा? क्या आ जाएगा बेटा? 56 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? व्यास के अनुदिश पार कराए, त्रिज्या के अनुदिश पार कराए, पहले उत्तर दिशा में भेजे, फिर पूर्व दिशा में भेजे, फिर दक्षिण दिशा में भेजे, तो कितनी दूरी तय करेंगे? ऐसे सवाल बन सकते हैं, मे बी पॉसिबल। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। पाई डी बराबर है, सॉरी यहां पाई आर स्क्वायर है, तो मैंने एक क्षेत्रफल का लिखाया था आपको, वो लिखाया था पाई डी स्क्वायर बटे 4 का अंडर रूट। जब डी दे रखा हो तो डी निकालना है तो उससे भी आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? यस। चले आगे हम नेक्स्ट सवाल पे। यदि किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है, मेरे पास एक तार था जिसको मैंने वर्ग के रूप में मोड़ दिया, ऐसा वर्ग बना, तो वर्ग का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर होता है। ऐसा यदि मैं मोड़ता हूं तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 81। मुझे इसकी भुजाई पता नहीं है, मैं मान लेता हूं इसकी भुजा ए थी। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है क्या? जब अपनी भुजा ए होती तो क्षेत्रफल क्या होता? लेकिन इसने क्षेत्रफल कितना दे रखा है? इधर से स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, तो ए का मान कितना आ गया? ए का मान 9 आ गया। तो ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9। बताओ तार की लंबाई कितनी? तो आप कहोगे इसके परिमाप के बराबर 9, 18, 27, 36। इस तार का परिमाप कितना हो गया बेटा? 36 हो गया। आगे कह रहा है उसी तार को अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है। किसके आकार में? अर्धवृत्त के आकार में। आप पहले अर्धवृत्त को समझ लीजिए। अर्धवृत्त क्या होता है? अर्धवृत्त क्या होता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। अर्धवृत्त को कहते हैं बेटा सेमी सर्कल। क्या कहते हैं? सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल की मैं बात करूं तो इस प्रकार का एक कोई वृत्त जो आधा हो, क्या कहलाता है? अर्धवृत्त कहलाता है। ठीक है बेटा, ये अर्धवृत्त जब होता है तो ये 180 डिग्री का कोण बनाता है, और कंप्लीट वृत्त होता है जब 360 डिग्री का कोण बनाता है। जब 360 डिग्री का कोण बनता है पूरे वृत्त का, तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये वृत्त कितना है? तो आप कहोगे आधा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का आधा, यानी पाई आर स्क्वायर बटे 2। ये याद रखना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमेशा पाई आर स्क्वायर बटे 2 होता है। बात समझ में आ गई? चलिए एक दूसरी बात करूं मैं। क्षेत्रफल इसका पाई आर स्क्वायर बटे 2 है। यदि मैं इसकी परिधि या परिमाप की बात करूं, परिधि की बात करूं या परिमाप की बात करूं, तो आप कहोगे परिमाप बाउंड्री लाइन के माप का योगफल होता है। होता है या नहीं होता है? तो यहां पर हम कहेंगे कि पूरा वृत्त होता, यहां से ये रेड डॉट भी यदि होता, तो हमारा परिमाप 2 पाई आर होता। होता है या नहीं होता? तो मुझे एक बात बताओ, ये आधा डॉट है, ये हम छोड़ रहे हैं, केवल आधा जो ब्लू सर्कल है इसको हम ले रहे हैं, और पूरा यदि रेड और ब्लू होता तो 2 पाई आर होता। आधे का कितना होगा? तो आप कहोगे 2 पाई आर का आधा, तो 2 पाई आर का आधा होगा बेटा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? पाई आर। लेकिन अभी तक हमने कहां से कहां तक देखा? यहां से यहां तक। आप इस बाउंड्री लाइन पे नहीं गए अभी। और इस बाउंड्री लाइन की मैं बात करूं तो इसके मिड सेंटर पे यहां पर केंद्र बिंदु रहा होगा। यहां से यहां तक आर होगा, यहां से यहां तक भी आर होगा, आर और आर 2 आर। तो इसमें क्या और जोड़ना पड़ेगा? 2 आर और जोड़ना पड़ेगा। ये वृत्त की परिधि का, अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला बनता है। आप चाहो तो आर को कॉमन ले सकते हो, आर पाई प्लस 2। ये हमारा क्या बनता है? सेमी सर्कल का परिमाप। यदि मैं बात करूं, पैरामीटर जिसकी बात कर रहा हूं, सर्कमफ्रेंस जिसकी बोल सकता हूं मैं, परिधि जिसकी बोल सकता हूं, उसकी बात कर रहा हूं। परिधि का फॉर्मूला होता है आर कोष्टक में पाई प्लस 2, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं पाई आर प्लस
2r, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर का आधा यानी पाई आर स्क्वायर बटे 2। अब अपन प्रीवियस बात पर चलते हैं। यहां तो हमें पता लग गया भैया, इसका हमने लिख देता हूं मैं यहां पर वर्ग, इसका क्षेत्रफल हमें दे रखा था कितना है 81, तो हमने इसकी क्या निकाली परिधि, परिधि कितनी निकली 9 9 9 9 यानी 36। यदि इसकी भुजा की बात करूं तो 9, यदि इसकी विकर्ण की बात करता तो 9√2। वेरी गुड। अब इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं। यह कह रहा है कि इसी वर्ग को हमें क्या करना है, अर्धवृत्त के आकार में मोड़ना है। मैंने इसको अर्धवृत्त के आकार में मोड़ दिया, ऐसे मुड़ गया क्या, आप कहेंगे हाँ मुड़ गया। ये अर्धवृत्त होगा तो ये इसका सेंटर पॉइंट रहा होगा, क्योंकि पूरा वृत्त बनता तो इसका सेंटर पॉइंट यही रहता, ये घूम करके पूरा वृत्त बन जाता। बोला बनता या नहीं बनता, बनता कि नहीं बनता। अब ये कह रहा है कि अर्धवृत्त के आकार में मोड़ दिया जाता है। और अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था, अर्धवृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर का आधा यानी पाई आर, प्लस ये आर और ये आर मतलब 2r, यही होता है ना। तो हम यहां से r कॉमन ले लेंगे और यहां लिखेंगे पाई प्लस 2। यदि ऐसा करते हैं तो हमारा इस सेमी सर्कल का परिमाप निकलेगा क्या। और परिमाप किसी भी आकृति का हो, परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री लाइन का माप, तार की लंबाई, तो यही तार की लंबाई रही होगी। वो किसके बराबर है 36 के, तो मैंने यहां पर लिख दिया 36। तो यहां पर हम बात करें r हमने कॉमन ले रखा है, इस पाई प्लस 2 को यदि मैं ऐड करता हूं तो पाई का मान होता है बेटा 22/7 और प्लस क्या करूंगा 2, तो 7 दूनी के 14 और 22 36, 36/7 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। जिसको समझ में नहीं आए बटे में 1 लगाना, 7 लघुत्तम लेना, 7 का भाग देना, 7 एकम 7, 22 एकम 22 प्लस 1 का भाग 7 दूनी के 14, 22 और 14 36/7 हो जाएगा। तो इस कोष्टक का मान जो है पाई प्लस 2 का मान वो क्या है बेटा 36/7 बराबर कितने के 36, यही होगा ना। तो r बराबर ये 36 यही है, ये वाली संख्या इधर चली जाएगी तो 7/36 उल्टी हो जाएगी, 36 से 36 कट गया। r का मान कितना आ गया बेटा, हमारी त्रिज्या कितनी आ गई बेटा 7। आगे पूछ रहा है उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। हमें r का पता लग गया तो हमें पता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2 होता है। तो हम क्या करेंगे 22/7 पाई r कितना है 7 गुणा 7/2, यही करेंगे क्या। 7 से 7 काट दिया, 2 से कट गया 11 बार, 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको बात यहां तक समझ में आ चुकी होगी। किसी को भी बात समझ में नहीं आए आपको पूरा अधिकार है, आप मेरे को रोक सकते हैं, आप मेरे को टोक सकते हैं, आप मेरे से 4 बार पूछ सकते हैं, क्योंकि आप कोई न कोई क्यूरियोसिटी लेकर के इस क्लास में बैठे हुए हैं। और जब तक आपकी क्यूरियोसिटी पूरी नहीं हो तो मैं एक अच्छा टीचर हो सकूं ऐसा संभव नहीं होगा। मुझे अच्छा बनने के लिए और आपको इंटेलिजेंट बनने के लिए क्यूरियोसिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात समझ में आ गई, एक बार दोबारा से करूं। चलिए, ये कह रहा है कि किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 81 होता है। वर्ग हमने यहां बना दिया, ये छोटा सा वर्ग है, आप ध्यान रखना। इसका क्षेत्रफल 81 होगा तो क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। हम यदि इसकी भुजा x मानते तो x गुणा x बराबर होता x स्क्वायर के, x स्क्वायर बराबर है 81 के, तो x का मान आ गया 9, x का मान 9 आ गया तो 9 9 9 9। इस तार की लंबाई यहां से इसको खोलूं तो ये तार क्या इतना ही लंबा होगा क्या 36 के बराबर होगा या नहीं होगा। अब इसी 36 को मैंने सेमी सर्कल में मोड़ दिया। कभी भी किसी भी तार को किसी भी आकृति में मोड़ा जाए तो वो परिमाप का रूप धारण करता है। बात समझ में आई। तो यहां पर हम कहेंगे कि इसका परिमाप तो ये होता है बेटा पाई आर प्लस 2r, हमने अभी थोड़ी देर पहले की स्लाइड में पढ़ा था। तो पाई आर प्लस 2r, r कॉमन ले लिया, पाई प्लस 2। यदि ऐसा करता हूं परिमाप देखता हूं तो इसका भी कितना होना चाहिए 36, तो बराबर होगा 36 के। r पाई का मान हमने सॉल्व किया 36/7 बराबर 36, तो r का मान कितना आ गया 7। r का मान 7 आ गया तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2, पाई का मान 22/7, r का मान 7 गुणा r का मान 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार कट गया, 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलें आगे। एक तो आपसे उम्मीद रहेगी भैया थोड़े से मुस्कुराते रहा करो यार, आप ऐसे बैठे रहते हो जैसे किसी गमगीन माहौल में बैठे हो।
जैसे तो ये चीजें जबरदस्ती आपके ऊपर थोपी जा रही। देखो कुछ लोगों के चेहरे कैसे, ये देखो, अरे झूठ मूठ का ही मुस्कुरा दिया करो, हंसी नहीं आ रही है तो पड़ोसी को देख के मुस्कुरा दिया करो, कभी कभी उसकी खुशबू सूंघ के मुस्कुरा लिया करो। मुस्कुराने का बहाना चाहिए भाई। जितना प्रसन्न रहेंगे उतना ज्यादा आपको लर्न होगा, ये बात की मेरी गारंटी है। ये कह रहे हैं कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धवृत है, एक अर्धवृत है। इसने कहा है दोबारा हमसे, हम दोबारा से अर्धवृत बना देते हैं। और इस अर्धवृत की त्रिज्या कितनी बताई है उसने? आर। त्रिज्या आर तो मतलब ये भी आर, त्रिज्या तो बराबर होती है। अर्धवृत में बने सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ये बात दो जगह काम आती है, एक यहां पर, एक ज्योमेट्री में। मैं दोबारा से इस चीज को बताऊंगा आप। ये कह रहा है कि इसमें कोई बड़ा से बड़ा त्रिभुज बना दें। मैंने बड़ा से बड़ा जो बनेगा वो सबसे ऊपर टच होगा, वही बनेगा जिसकी हाइट सबसे ज्यादा, उसका एरिया सबसे ज्यादा होगा या नहीं होगा बोलो? तो यहां से मैं इसको यदि टच करूं तो इसकी हाइट तो यहां पे सबसे ज्यादा है, ये मैंने कर दिया क्या? यही त्रिभुज बनेगा जो कि सबसे बड़ा होगा। अब इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? आर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? सेंटर पॉइंट से लेकर के सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? आर, त्रिज्या। तो क्या यहां भी सरकमफ्रेंस से लेकर के सेंटर पॉइंट तक की डिस्टेंस है क्या? और ये हाइट का काम करेगी। और जब ये हाइट का काम करेगी तो क्या ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, उस ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होगा या नहीं होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है। तो 1/2 इंटू आधार कितना है? आर प्लस आर, 2r इंटू 2r इंटू ऊंचाई कितनी है? 2 से 2 कट गया, आंसर आ जाएगा r²। किसी भी अर्धवृत्त में बने त्रिभुज का, सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है सदैव r² होता है। तकरीबन 15 बार यह सवाल पूछ लिया गया, एज इट इज। होता क्यों है वो मैंने आपको समझा दिया। ज्योमेट्री में मैं इसकी एक स्पेशल बात आपको बताऊंगा कि किसी भी अर्धवृत्त में परिधि पर कोई ट्रायंगल बनाया जाए, अर्धवृत्त की परिधि पर, मतलब व्यास से लेकर के अर्धवृत्त की परिधि पर कोई भी ट्रायंगल बनाया जाए तो वो ट्रायंगल हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यहां पर जो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री का होता है। ये बात आप ध्यान रखना, ये मैं आपको आगे और समझा दूंगा। अभी आपको ये देखना है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में बने बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आंसर आएगा हमारा r² सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? चलिए, 40 मिनट में एक वृत्ताकार पथ पर 8 बार चक्कर लगाता है। कितने मिनट में कितने चक्कर लगाता है? 40 मिनट में 8 चक्कर लगाता है। तो एक चक्कर कितना मिनट में लगाएगा? वेरी नाइस। एक चक्कर कितने मिनट में लगाएगा? 5 मिनट में लगाएगा। बोलो गुरुजी। और एक चक्कर यदि वो लगाता है तो परिधि के बराबर दूरी तय करता है या नहीं करता है? पिछले 2 दिन से बता रहा हूं, यदि कोई भी व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा लगाता है, इसका मतलब वृत्त की परिधि के बराबर दूरी तय करता है। करता है नहीं करता है? चलिए आगे कह रहा है कि यदि वृत्त का व्यास वास्तविक व्यास से 10 गुना बढ़ा दिया जाए, इसका जो व्यास है, इसके व्यास को हम मान लेते हैं d, ठीक है। इस व्यास को 10 गुना बढ़ा देंगे तो 10 गुना बढ़ा सर्कल बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? बोलो, बनेगा या नहीं बनेगा? ये d था तो यहां 10 गुना बढ़ाएंगे तो ये व्यास क्या 10d हो जाएगा? क्या होगा या नहीं होगा? आप कहीं हो जाए। तो ए द्वारा नई वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने का समय ज्ञात करो, जबकि चाल समान है। जिस स्पीड से यहां चक्कर लगा रहा है उसी स्पीड से यहां चक्कर लगा रहा है। इसने क्या किया कि इस चक्कर के 8 चक्कर पूरा करने में 40 मिनट का टाइम लगता है। ये पूछ रहा है इसका एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो भैया एक चक्कर पूरा करने में आपने निकाल लिया 5 मिनट का समय लगता है, और एक चक्कर पूरा करने पर किसके बराबर दूरी तय करता है? 2πr के बराबर। 2πr लिख दें या फिर πd लिख दें, बात एक ही है ना। अरे इसको मैं मान लो यहां से यहां तक r मानता तो ये भी r होता। यदि ये मेरा 2r होता, व्यास मेरा क्या होता? 2r होता, तो इसका 10 गुना इसको मैं करता, 2r का 10 गुना 20r। यही करता या नहीं करता? बात एक ही है, चाहे d से मान लो। तो यहां पर वृत्त की परिधि क्या होगी? 2πr। 2
पाई आर। आर कितना है? 2r। तो आर की जगह क्या लिख दूं? 2r, यही लिखूंगा ना। तो यहां पर आप देखोगे इस काम को करने के लिए उसको समय कितना लगा? 5 मिनट। यहां पर यदि मैं बात करूं तो 2 पाई आर का मान कितना लिखूंगा? 20r। लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? यदि मान लीजिए हम यहां पर बात करें तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, 2r काम करने में समय लग रहा है 5 मिनट। 2r काम करने में समय लग रहा है 5 मिनट। तो 20r काम करने में कितना गुना समय लगेगा? 10 गुना। यहां 5 मिनट में कर रहा है तो 5 का 10 गुना कितने मिनट में करेगा? 50 मिनट आंसर आएगा। दोबारा समझिए, यहां पर मैंने कहा 2 पाई आर और आर का मान हो गया 2r, ले लिया अपन ने। भाई यहां से व्यास की बात कर रहा है तो व्यास तो 2r होगा या नहीं होगा? तो यहां पर 2r है और यहां पर इसका 10 गुना है। इस काम को करने में 5 मिनट ले रहा है, ये 10 गुना बड़ा है तो टाइम भी 10 गुना ज्यादा लगेगा। यहां 5 मिनट लग रहा है तो यहां 10 गुना यानी 50 मिनट का समय लगेगा। बहुत ही मानसिक तरीके का सवाल था, आंसर आएगा 50 मिनट। आगे है 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो कि 3.5 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा निर्मित होता है। यह कह रहा है कि एक वृत्त है, ये सर्कल है, इसकी त्रिज्या कितनी बता रखी है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। वृत्त के त्रिज्या खंड का ये कह रहा है त्रिज्या खंड बनाता है। इसने मान लीजिए ये त्रिज्या खंड बना दिया और इसका जो चाप है, चाप कहते हैं इसको, मैंने बताया ना परिधि का एक छोटा टुकड़ा चाप कहलाता है। इसकी लंबाई इसने कितनी दे दी? 3.5। जब कभी भी आपको त्रिज्या और चाप दे रखा हो, चाप को हम L से डिनोट करते हैं, ये बात मैंने पहले भी बताई थी या नहीं बताई थी? अरे बताई थी या नहीं बताई? तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला रहता है, सूत्र रहता है, जैसे मान लीजिए ये कोण दे रखा होता, जब तो हमारा फॉर्मूला रहता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, बताया था ना मैंने आपको। लेकिन जब आपको कोण की मान नहीं दे और चाप और त्रिज्या का मान दे दे, तब हमारा सूत्र होता है 1/2 इंटू आर, त्रिज्या और एल को आपस में गुणा कर दो। तो 1/2 इंटू आर कितनी है? 5, त्रिज्या कितनी है? 5, और चाप कितना है? 3.5, गुणा कर दे। देखो 5 से इसको गुणा करो पहले, तो 5 5 25 का 5 हासिल लग गई 2, 5 दिया 15 और 2 17, एक छोड़ के पॉइंट है 17.5 में किसका भाग दूंगा? 2 का। 2 अट्ठे के 16, क्या बच गया? 1, कितना हो गया? 15, 2 सत्ते के 14, क्या बच गया? 2 पंजे के, यहां पर पॉइंट लग जाएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। जब मैं ये पढ़ा रहा था तो एक विद्यार्थी ने मेरे से सवाल किया, गुरुजी इसका परिमाप पूछ ले त्रिज्या खंड का, तो इसका परिमाप क्या होगा? तो बताओ मुझे परिमाप क्या होगा? अरे ये त्रिज्या 5 है मेरे बाबूजी, तो त्रिज्या तो हमेशा बराबर होती है, ये वाली भी कितनी होगी? वेरी नाइस। भाई ये 5 है तो ये 5 है। अब मैं जिसको रेड कलर से डिनोट कर रहा हूं, इस भाग का परिमाप निकालना है। और परिमाप के बारे में मैंने पहले दिन से एक बात बता रखी है, किसी भी आकृति के चारों ओर की बाउंड्री लाइन की माप का योगफल ही क्या कहलाता है? परिमाप। तो यहां से चलो 5 ने 5 10 और 3.5 13.5 हो जाएगा। क्या फर्क पड़ रहा है? बात समझ में आ गई? यस। चलिए, ये कह रहा है किसी वृत्त की परिधि 11 सेंटीमीटर है। परिधि कितनी है? परिधि 11 सेंटीमीटर है। हम वृत्त में परिधि कैसे निकालते हैं? 2 पाई आर से। 2 पाई आर बराबर है 11 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? 2 पाई आर बराबर है 11 सेंटीमीटर के। यहां से यदि मैं आर का मान निकालूं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आर का मान क्या होगा? 11/2 पाई। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? और इसको और सॉल्व करूं तो 11/2 गुणा पाई का मान कितना होता है? तो 22 तो नीचे रहेगा बेटा, 7 कहां चला जाएगा? तो ये क्या 77/44 हो गया क्या? आर का मान हमारी त्रिज्या का मान निकल गया,
यदि कोई वृत्त जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर है, डेफिनेटली उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 77/44 सेंटीमीटर होगी या नहीं होगी? आगे कह रहा है कि चाप द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ये बेटा बिल्कुल करता हूं। किसको? हाँ, इसको कर देंगे अभी, लेकिन इससे डायरेक्ट हो जाए। ये हमारा एक सर्कल था, इस सर्कल की परिधि कितनी थी? 11। सर्कल की परिधि यदि 11 हो तो त्रिज्या आप आराम से निकाल देते हैं। आपने मिड पॉइंट से लेकर के सरकमफ्रेंस तक की दूरी हमारी त्रिज्या होती है, आपने निकाल लिया कितनी है? 77 बटे, निकाल लिया। अब ये कह रहा है कि इसी पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ये मतलब यहां से जो कोण बनता है, ये कोण थोड़ा सा इधर बनाना, ये 60 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का है? तो ये कह रहा है कि ये जो त्रिज्या खंड बना है ना, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताओ। तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि यदि थीटा में मान दे रखा हो तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 300। पाई का मान कितना? 22/7। आर स्क्वायर का मतलब होता है आर गुना आर। आर कितनी है? 77/44 गुणा 77/44 इंटू थीटा कितना है? 60/360। 60/360 को जब मैं काटूंगा तो सीधा ही 1/6 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? इसको मैं लिख देता हूं गुणा 1/, कोई दिक्कत नहीं, काट ले इसको आपस में। 7 एकम 7, 11 7 77, 11 एकम 11, 11 चौके 44, 11 चौके 44, 11 7 77, 2 दूनी के 4, 11 दूनी के 22। तो ऊपर तो बचा 11 7 77 और नीचे बचा 4 छिके 24 और 24 दूनी के 48। यही बचा क्या? 77/48। या तो आपको ये इसी फॉर्म में मिल जाता। आगे इसने लिख रखा है 2 सही 29/48। ये एक्चुअल में पीपीटी में लिखा नहीं गया मेरे से, इसलिए ऐसे होता है 2 सही 29/48। समझ रहे हो ना? इसका मतलब यही है ऑप्शन का मतलब। तो हम करते हैं 77/48 को सॉल्व। 77/48 को जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो 48 का भाग 77 में एक बार जाएगा। 48 एकम 48, 48 दूनी तो 96 हो जाते हैं, 96 बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और 48 और 77 में डिफरेंस निकाले तो कितना निकलेगा? 48 और 2 50 और 27 8, 17 में से 8 गए, 8 दूनी 16 और 1 17, 9 2 29/48। एक सही 29/48 ये आपका आंसर आएगा। कहां लिखा हुआ है? ये वाले में लिखा हुआ है, एक सही 29/48 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं भी आ रहा है, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है, तो थ्योरी आपको समझ में आ रही है कि किस प्रकार से सवाल को हल करना है, तो बेटा आप घर पे जाकर के एक बार वीडियो दोबारा देखें, पॉज करके उसको दोबारा चलाएं, क्योंकि यहाँ हर सवाल को मैं 2 बार रिपीट करूंगा तो आज मैं सवाल थोड़े से ज्यादा लेके आया हूं, तो हमारे सवाल पूरे नहीं हो पाएंगे। ये आपके पास ऑप्शन है कि आप वापस, और इस वीडियो में भी मैं ही बोलूंगा, और जैसे यहां बोल रहा हूं वैसे ही बोलूंगा। एक बार में समझ में, बट दाढ़ी वाले मार्ट साहब पीछे आ जाओ, आगे आ जाओ। 2x पे कर देंगे तो चबड़ 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 ऐसे बोलेंगे दाढ़ी वाले मार्ट साहब, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आप आराम से जैसी आपकी मर्जी पड़े वैसे देख सकते हैं। चलिए, इसने कहा कि किसी 8 सेमी आधार वाले त्रिभुज और 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है। 2 चीजें हमारे पास में, एक तो हमारे पास में है ट्राइंगल, इसका आधार कितना है? 8 सेमी, और एक हमारे पास में है वृत्त, इसकी त्रिज्या कितनी है? 8 सेमी, और दोनों के क्षेत्रफल क्या हैं? बराबर हैं। क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हमें ऊंचाई चाहिए थी, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो ऊंचाई नहीं है, नहीं है ना। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें केवल त्रिज्या चाहिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला कहता है पाई आर स्क्वायर। आर हमारे पास है, तो मैं इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर लगा रहा हूं, पाई गुणा आर गुणा आर, तो मतलब गुणा 8 गुणा 8, यही इसका क्षेत्रफल होगा क्या? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 64 पाई। होगा या नहीं होगा? बेटा मान लीजिए इसकी ये वाली हाइट हमारी h होती, क्या होती? h होती, तो हम इसका फॉर्मूला यही लगाते, 1/2 इंटू आधार कितना? 8 इंटू ऊंचाई कितनी, और ऐसा करते तो ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल बराबर है क्या? ये 64 पाई के बराबर होता है क्या? आप कहोगे निश्चित होता है गुरुजी।
क्योंकि पहले ही कह दिया दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, इसका हमने निकाल लिया 64 पाई है, तो हम इसका फॉर्मूला 1/2 इंटू आधार, इसकी ऊंचाई हमने h मान ली, जिसको ऊंचाई को शीर्ष लंब भी कहा जाता है। शीर्ष का मतलब वर्टेक्स से डाला गया लंब, और लंब हमेशा 90 डिग्री पर काटता है, ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूं। लंब में और भुजालंब समद्विभाजक में दोनों में अंतर होता है। लंब केवल 90 डिग्री एंगल पर इंटरसेक्ट करता है, और भुजालंब समद्विभाजक इंटरसेक्ट करने के साथ साथ 2 बराबर भागों में भी बांटता है। चलिए, तो यहां पर मैं बात करूं तो 2 से इसको काट दूं क्या 4 बार, इधर हमारा रह गया 4 एकम 4, h बराबर है 64 पाई के। तो 4 से इसको काट दो, कितनी बार कट गया, h का मान, जिसको h को हाइट या शीर्ष लंब कहा जाता है, h का मान क्या आ गया, 16 पाई आ गया। कहां पे है, 3 नंबर के ऑप्शन में। ये हमसे यही पूछ रहा है, बताओ शीर्ष लंब क्या है। शीर्ष लंब को हम हाइट कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। हाइट कहते हैं या शीर्ष लंब कहते हैं, बात एक ही है। बात समझ में आ रही है, बढ़े आगे। यस, 13 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में केंद्र से 12 सेमी दूर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी। ये कह रहा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, एक वृत्त है, ये मैंने वृत्त बना दिया, ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या होती है सेंटर पॉइंट से लेकर के सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस, कितनी है, 13 है, आपको पता है। ये तो है हमारी 13, और ये कह रहा है कि इसी केंद्र से, वृत्त के केंद्र से 12 सेमी दूर, भाई त्रिज्या इधर 13 है, मेरी बात सुनना, तो यहां से टच तक 13 रहेगी, रहेगी या नहीं रहेगी, रहेगी या नहीं रहेगी, या इधर ले लें, इधर ले लें, मैंने यहां ले लिया A12 28 रुकी जावे, रुकेगी कि नहीं रुकेगी, भाई 12 तो पहले ही रुक जाएगी। तो ये अब आपको ये कह रहा है, ये मान लीजिए 12 है, ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है, और यहां पर एक जीवा है, ये जीवा है इस प्रकार, ठीक है। तो अब ये आपसे यूं पूछना चाह रहा है बेटा कि भैया ये जीवा की लंबाई क्या होगी। तो मुझे एक बात बताओ, ये यहां से यहां तक 13 है, ये यहां से यहां तक 12 है, क्या इस बिंदु को मैं यहां से यहां तक मिला दूं, यहां से यहां तक, तो ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा क्या। जब ये 13 है, ये 12 है, तो एक भुजा कितनी बच जाएगी अपनी, 5 बचेगी या नहीं बचेगी, भाई एक 13, एक 12, एक बचेगी हमारी 5। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा मेरे से ये उल्टी दिशा में बन गया चित्र, एक बार मैं डिलीट करता हूं इसको, चित्र मेरा उल्टी दिशा में बना दिया मैंने, तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, इसको अपन सीधी दिशा में बनाते हैं। ये हमारा मिड पॉइंट था, ये हमारी त्रिज्या थी, ये 13, इसको हमने यहां से यहां तक कह दिया 12, और यहां पर एक जीवा लगी हुई है ये वाली, ठीक है, और यहां से यहां तक यदि हमें निकालना हो ये, तो ये हमारा निकलेगा 5, निकलेगा या नहीं निकलेगा। जब मुझे बताओ बेटा, यहां से यहां तक की दूरी ये वाली हमारी 5 है, दैट मीन्स फाइनल कि यहां से यहां तक की दूरी भी हमारी 5 रहेगी, रहेगी या नहीं रहेगी। जब ये हमारी 5 है तो डेफिनेटली ये भी हमारी 5 होगी, तो इस जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी, आंसर आ जाएगा आपका क्या, ठीक है। आगे चलते हैं, यस, त्रिभुज से भी निकल जाएगा, निश्चित निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब इस चीज को समझने से पहले एक बात समझिए, इसने कहा है संकेंद्रीय वृत्त, इस संकेंद्रीय वृत्त पर मैं 4-5 बात आपसे कर लेता हूं। पहली बात तो संकेंद्रीय वृत्त होता क्या है, ऐसे 2 वृत्त, ऐसे 2 वृत्त, बड़ी सीरियस बात चल रही है पीछे बैक बेंचर्स की, इमरजेंसी बात है क्या कोई, हाँ आप तीनों ही कर रहे थे सर, क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे थे, क्या कर रहे थे, अच्छा क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे थे, हाँ कोई बात नहीं। 2 महिलाएं बात करती रहती हैं,
बात करने के बाद 1 घंटे बात करेंगी, मेरी पड़ोसन ऐसे है, मेरी पड़ोसन ऐसे है, लास्ट में जाके उठते समय क्या कहेंगे, हमें क्या लेना, है ना। ऐसा मैंने देखा है अक्सर। तो जब कभी गुरुजी चोरी पकड़ लेते हैं तो बोला बस क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे थे। मैंने कल एक एग्जांपल भी दिया ना आपको, एक विद्यार्थी सो रहा था, मैंने कहा भाई हेलो क्या कर रहे हो, बोला गुरुजी मेडिटेशन की स्थिति में चला गया था, सोच रहा था क्वेश्चन के बारे में। बड़ा आनंदित विषय, विद्यार्थियों की कहानी बड़ी रोचक होती है। एक बार मैं एक विद्यार्थी से मिला, 2 मिनट लेता हूं, आपकी मनोरंजन हो जाएगा, थोड़ा सा आप रिफ्रेश हो जाएंगे। एक बार मैं एक विद्यार्थी से मिला, मैंने कहा, पहले तो उसको मैंने पूरे प्यार से अपना बनाया। मैंने कहा आप मेरे खासम खास, एकदम खास, आप क्लास में पूरा ध्यान देते हो और मैं देखता हूं तो आप लगभग आपकी आंखें लाल होती रहती हैं, इसका मतलब आप लेट एट नाइट तक भी जगते हो, तो फिर भी आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही, क्या कारण है। मैंने कहा कहीं ना कहीं तो आप मिस्टेक करते हो। बोला गुरुजी देख किसी को बताना मत। मैं गुरुजी रात को जगता तो हूं, लेकिन मैं गुरुजी कमरे में रहता हूं अकेला और मेरा नहीं लगता है मन। तो मैंने कहा यार आप मन लगाने के लिए क्या करते हो। बोला गुरुजी देखो अपनी अपनी सबकी अलग अलग रुचियां हैं, मेरी रुचि क्या है कि जैसे मेरा 8 बजे मैं पढ़ने बैठा, 10 बजे मेरा मूड खराब हो गया, तो मैं 2 घंटे एक दिशा में मेहनत करता हूं। मैंने कहा वो कौन सी दिशा है। मैं ऐसे करता हूं गुरुजी, मेरा फोन लेता हूं, उस पे जैसे आपका नंबर है 8058214396, मुझे पता है ये नंबर आपका है, तो मैं 95 ही लगाऊंगा और लगा करके क्या कर देता हूं, कॉल। कॉल सामने वाला उठाया और खड़ूस आवाज आई तो मैंने कॉल काट दिया, और मधुर आवाज आई तो बोलो गुरुजी पूरी रात ही गुजर जाती है। ये मेरे टाइम पास का जरिया है। बड़ी अजीब स्थिति है। तो हर विद्यार्थी की एक अलग अलग खासियत होती है। बहुत लोगों को होता है बात करने का शौक, मैं देखता हूं कस्टमर केयर से भी इतना तरीके से बात करते हैं। हा HDFC बैंक से लोन के लिए किसी गर्ल्स का फोन आ जाए, आनंद हो जाते हैं उनके। तो ऐसा अपन को सही दिशा में काम करना है। ये मैं एक मनोरंजनात्मक कहानी बीच में बोलता हूं ताकि आप मानसिक रूप से एक्टिवेट हो जाए। ये कहानियों को आप यहीं छोड़ दिया करो, घर तक नहीं ले जानी। मैं बात कर रहा था संकेंद्रीय व्रत की, और संकेंद्रीय व्रत जो व्रत होते हैं, 2 व्रत एक जैसे जिनकी त्रिज्या अलग अलग हो, सेंटर एक ही हो, केंद्र तो एक हो, त्रिज्या अलग अलग हो। यदि ऐसी स्थिति की मैं बात करूं तो इस प्रकार की स्थिति बनती है। देखिए बेटा, एक तो ये रहा, इसका सेंटर मान लीजिए ये है, और इसी के बाहर इस प्रकार एक और सर्कल में बना दूं, यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या है, मान लीजिए इसको मैं छोटे r से डिनोट कर रहा हूं और इसको मैं बड़े R से डिनोट कर दूं। तो ऐसे 2 व्रत जिनका सेंटर एक हो, त्रिज्या अलग अलग हो, वो व्रत संकेंद्रीय व्रत कहलाते हैं। गणित के अंदर इनको वलय के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बेटा, वलय का क्षेत्रफल। कई बार पूछ लिया जाता है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, मान लीजिए इसकी त्रिज्या जो है R है, जिसको मैं स्मॉल r कह रहा हूं, और इसकी त्रिज्या है वो कैपिटल R है, तो अंदर वाले का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, अंदर वाले का क्षेत्रफल। बोला गुरुजी पाई r², यही होगा ना, छोटा r लिया है मैंने। और बड़े वाले की बात करूं तो पाई का कैपिटल R², यही होगा कि नहीं होगा। अच्छा, ये वाला जो क्षेत्रफल है यहां से यहां तक कंप्लीट है, और ये वाला जो है क्षेत्रफल यहां से यहां तक कंप्लीट है। यदि मैं आपसे ये कहना चाहूं कि भैया जी एक काम करिए, मुझे ये बताइए, ये जो जो बीच वाला भाग बचा हुआ है, ये वाला जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो आप ये कहेंगे गुरुजी बड़े वाले व्रत में से छोटे वाले व्रत का माइनस कर दो आप, तो क्या हो जाएगा, पाई बड़ा R² माइनस पाई छोटा R², यही होगा क्या। पाई कॉमन ले लेता हूं मैं, R² बड़ा माइनस R² छोटा, यही होगा ना। ये इसके किसका क्षेत्रफल होगा, सॉरी किसका सूत्र होगा, क्षेत्रफल का। जब कभी भी वलय का क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो पाई कॉमन रहता है, बड़ी त्रिज्या का स्क्वायर माइनस छोटी त्रिज्या का स्क्वायर, इससे हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। यदि इसी के मैं परिमाप की बात करूं या परिधि की बात करूं, तो इसकी परिधि क्या होगी भैया, बड़े वाले की। तो आप कहोगे इस बड़े वाले की होगी 2 पाई और बड़ा R, और छोटे वाले की क्या होगी, तो आप कहोगे 2 पाई और छोटा R।
यदि मान लो इनकी परिमिति निकालने का प्रयास करूं तो आप कहोगे गुरुजी 2 पाई को कॉमन ले लीजिए, बड़े आर में से छोटा आर घटा दीजिए, परिमिति का डिफरेंस आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? कई बार परिमिति का डिफरेंस पूछा जाता है, कई बार इन वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल मतलब इस वाले भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो अब अपन सवाल पे चलते हैं। दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, अभी बनाए थे मैंने, ये दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, एक और ये दो संकेंद्रीय वृत्त होंगे तो डेफिनेट आप मान के चलना दोनों का सेंटर एक ही होगा, त्रिज्याएं अलग अलग होंगे या नहीं होंगे। जिनकी परिधि क्रम से 88 सेमी और 132 सेमी है। ये छोटा है जिसको मैं एस यानी स्मॉल से लिख रहा हूं और बड़े को मैं बिग से लिख रहा हूं। इनकी परिधि हमें दे रखी है, परिधि कितनी कितनी है? बोला छोटे वाले की तो 88 है और बड़े वाले की, छोटे वाले की परिधि 88 है तो हमें छोटे वाले की त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी? त्रिज्या। और त्रिज्या होती है 2 पाई आर, यही होती है ना, 2 पाई आर बराबर है 88 के। 2 से काट दो पहले तो 44, पाई आर बराबर कितने के? 44 के। तो आर बराबर 44 बटे पाई हो जाएगा क्या? और 44 बटे पाई को यदि मैं खोलूंगा तो 44 बटे पाई का मान होता है 22 बटे 7, तो 22 तो यहां और 7 यहां, 22 दूनी के 44, 7 दूनी के 14। छोटे वाले की त्रिज्या क्या आ गई? 14। मिटा दू इसको यहां से, बड़े वाले की त्रिज्या निकाल लेते हैं। देखिए जब हम बड़े वाले की त्रिज्या निकालेंगे बेटा तो बड़े वाले की भी त्रिज्या पाई आर स्क्वायर से निकलेगी, फिर 2 पाई आर से निकलेगी। अरे परिधि दे रखी है ना 2 पाई आर, यहां पे भी 2 पाई आर से निकाला है, वहां पे भी 2 पाई आर से निकाले। अरे परिधि दे रखी है, क्या दे रखी है? परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर से इसको अपन ने निकाला है, 2 पाई आर से उसको अपन निकालेंगे, तो 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा आर बराबर कितने के? 132 के। इसको यही काट दूं क्या? 22 दूनी के 44 और 44 थी 132, आर बराबर, अब ये इधर गुणा हो जाएगा, 7 थी के 21। बड़े वाले की त्रिज्या कितनी है? सॉरी हाँ, बड़े वाले की त्रिज्या कितनी आ गई? 21। अब हमसे क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है अंतरित रिंग का क्षेत्रफल, मतलब वलय का क्षेत्रफल जिसको मैंने डार्कन किया था उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? मैंने कहा बड़े वाले का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यही किया था ना। पाई को मैंने कॉमन ले लिया था, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही करेंगे ना क्षेत्रफल। तो पाई की मैं बात करूं तो पाई को एज इट इज ले लिया, बड़ा वाला आर कितना है? तो 21 का स्क्वायर माइनस किसका? 14 का स्क्वायर, यही होगा। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441, और 14 का कितना होता है? 196। तो यहां पर हम आगे सॉल्व करेंगे तो पाई 11 में से 6 गए 5, 13 में से 9 गए 4 और 3 में से 1 गया 2, क्या बचेगा? 245। तो अब इसको हम जब सरल करेंगे पाई गुणा 245 को, ये हमारा 245 आ गया ना। अब इसको हम सरल करेंगे तो हमारा आएगा बेटा 22 बटे 7 गुणा 245। 7 एकम 7, 7 दून 14, 7 तिये 21, क्या बच गया? 3, 35 हो गए, 7 पंजे 35, 35 गुणा 22, 22 से 5 को गुणा करें, 22 पंजे 110 की 0, हासिल लग गई 11, 22 66 और 11 77, आपका आंसर आ जाएगा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वलय का क्षेत्रफल निकलेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, समझ में आई या नहीं आई? हैं? आ गई? वो देखो पीछे एक ने नींद निकाली, नहीं निकाली? पांच सात सवाल के बाद में आप लोग सुस्त हो जाते हो, या तो मैं पहली दूसरी के बच्चों को ही देखता हूं मेरे वहां पे, जैसे ही टीचर का इधर मुंह हुआ और रामलाल श्यामलाल को और फिर तुरंत दोनों खड़े होकर रोते रोते दोनों आएंगे,
क्या हुआ? बोला मास्टर चूट का मारे। उनको आप कुछ भी मत कहो, बोला मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में। तो जैसे ही गेट से बोला आपको ठीक है अब मजा, मतलब उनको दर्द नहीं है। दर्द किस बात का है कि ये पिटना चाहिए, है ना, ये पिटा नहीं, बच गया। तो आप लोग भी क्या करते हैं, गुरुजी का मुंह इधर, बोला यार एक झप्पी लगा ही लेते हैं। ऐसा मत करो भाई। किसी 176 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये एक वृत्ताकार क्षेत्र है। बेटा बात नहीं, आवाज होते ही मैं पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता हूं। मुझे ये लग रहा है कि आप में से कोई पीछे से मेरे से कुछ पूछ रहा है या कुछ कह रहा है, तो मेरा ध्यान उधर चला जाता है। तो जैसे ही सवाल पूरा हो, आपको कुछ पूछना है तो मेरे को रोक के पूछ लीजिए। इसने कहा एक वृत्त है जिसकी परिधि कितनी है, ये हमारा वो वृत्त है जिसकी परिधि कितनी है 100, और परिधि का नाम आते ही आपके दिमाग में तुरंत क्या आ जाना चाहिए, 2πr बराबर कितने के, 176 के। तो मैं बात करूं 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर कितने, 100। ये 7 यहां से हट जाएगा, यहां आ जाएगा। काटूं क्या, 11 से काट दूं या 22 से काट दूं, डायरेक्ट 11 से काट दो। 11 दूनी के 22, 11 एकम 11, क्या बच गया 6, 66 हो गया ना, 11 छिक्के 66, 2 दूनी के 4, 4 चौके 16, r बराबर 7 चौके 28। इसकी त्रिज्या है जो कितनी आ गई, इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक आ गई 28। आगे कह रहा है इस वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक रास्ता है, वो भी वृत्ताकार है और 7 मीटर चौड़ा है। तो यहां पर इस प्रकार से एक और वृत्त बनेगा, इस प्रकार से 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। इसका मतलब यहां से यहां तक ये 28 है और यहां से यहां तक रास्ता 7 है। तो इसका मतलब यहां से यहां तक की ये वाली त्रिज्या 28 और 7 35 होगी क्या, आप कहोगे निश्चित होगी। आगे कह रहा है तो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ता हमेशा वलय का काम करेगा, और इस वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बड़े πr स्क्वायर में से छोटा πr स्क्वायर घटाया जाता है, यही किया जाता है ना। πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर, पाई को हम कॉमन लेते हैं, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ऐसा ही करते हैं ना। तो पाई को हमने कॉमन ले लिया, यहां पर भी बड़ा r कितना है 35 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर, ऐसा ही करेंगे ना। 35 का स्क्वायर होगा 25 12 1225, 35 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 1225, और 28 का हो जाएगा, इधर से पीछे से हल करते हैं, 8 का स्क्वायर 64 का 4 हासिल 6, 8 दूनी 16 दूनी 32, 6 38 का 8 और 7 784। इसको इसमें से घटा दो, 5 में से 4 गया, 12 में से 8 गया, 11 में से 7 गया 4। तो यहां पर हमारा अब बच गया बेटा क्या, पाई, और इधर बचा 441, यही बचा ना। तो मैं क्या करूंगा 22/7 गुणा 441, काटू क्या, 7 पंजे 35, 7 छिके 42, 7 छिके 42, बच गया 2, 21 रह गया, 7 तिये 21, 22 × 66 का 6 हासिल लग गई 6, 22 छिके 132 और 6 138, आंसर आ जाएगा 1386 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर। आ गई बात समझ में? ईमानदारी से बता दो, ऐसा कोई बच्चा होगा बोलो गुरुजी ओ मट साहब आप 5-7 दिन से क्लास ले रहे हो, लेकिन ईमानदारी से कह रहा हूं चिन्ह समझ नहीं आ रहा, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, बोला आ भी नहीं रहा, बोलूंगा भी नहीं। मेरे को घर वालों ने भेजा है कि एक मट साहब आते हैं, वहां उनकी शक्ल देख करके रामकथा सुन के ने फिर वापिस आ जाना। बेटा अब समझ में नहीं आ रहा, आप बोल रहे हो 5-7 दिन से क्लास चल रही है, अब आप 5 किलो की मुंडी हिला रहे हो, बोला क्या बनेगा, कुछ नहीं बन सकता। प्रयास करेंगे क्लास छोड़ने के बाद में या कल क्लास आने से पहले आप मेरे से सवाल पूछना जो समझ में नहीं आ रहा है ना। अभी ये सवाल समझ में आ रहा है, ये नहीं आया, बाकी सब आ गया, ये क्यों नहीं आया देखना एक बार। ये कह रहा है कि किसी 176 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पार्क है, वृत्त की परिधि होती है 2πr होती है ना, बराबर 176 के।
तो यहां से 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर बराबर 176 के, इनको काटा तो आर का मान आ गया 7। ये बात तो समझ में आ गई। आर का मान कितना आया, सॉरी 700 के 28, आर का मान कितना आया 28। तो मैंने इसमें आर का मान यानी त्रिज्या का मान लिख दिया 28। आगे इसने कहा 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो ये यहां से यहां तक बाबूजी हो मेरे भैया 28 है, और ये 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो 38 तक कितना हो गया, 28 में 7 जोड़ दूं 35 हुआ कि नहीं हुआ। तो ये वाली यहां से यहां तक की त्रिज्या 35 हुई कि नहीं हुई। अब हमें पाई आर स्क्वायर से इसका क्षेत्रफल निकाल देना है, और पाई आर स्क्वायर से इसका क्षेत्रफल निकाल देना है, इसके में से इसका घटा देना है। इसमें करना क्या है बताओ। इसमें भी आपके समझ में नहीं आया तो भाई साहब फिर तो आपके लिए कोई वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग मुझे करना पड़ेगा। किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है। इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाह्य परिधियों का अंतर 132 मीटर है। आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर कितना है, 132 मीटर है। यह कह रहा है कि वृत्ताकार पार्क है, हमने कह दिया ये वृत्ताकार पार्क है, इसके चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है। समान चौड़ाई में हो सकता है ये 5 फीट का हो, 10 फीट का हो, 20 मीटर का हो, लेकिन यहां 20 मीटर है तो यहां भी 20 मीटर है, यहां भी 20 मीटर है, यहां भी 20 मीटर है। बात समझ में आ रही है। इस वृत्ताकार पत्रिक की आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर, आंतरिक परिधि की मैं बात करूं, इस परिधि की मैं बात करूं, और मैं मान लेता हूं भैया जी इसकी त्रिज्या छोटे आर थी, क्या थी, छोटी आर थी, तो क्या इसकी जो परिधि है वो 2 पाई आर होगी या नहीं होगी, छोटा आर। और इसको मैं मान लेता हूं यहां से यहां तक ये बड़ा आर है त्रिज्या, तो ये बड़ा होगी। बाहर वाले का परिमाप या परिधि होगी 2 पाई आर, और आर का मान हमने क्या ले रखा है, बड़ा आर, तो मैंने लिख दिया बड़ा आर, माइनस छोटे वाले की परिधि कितनी होगी, बोला गुरुजी 2 पाई, और ये मान है छोटा आर, तो हमने लिख दिया छोटा आर। और इन दोनों का अंतर उसने बता रखा है कितना है, 132। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 पाई आर माइनस आर बराबर है 125, यही है ना। आगे कह रहा है पथ की चौड़ाई क्या है, मतलब यहां से यहां तक ये वाली चौड़ाई पूछ रहा है आपसे। तो मुझे एक बात बताओ, अब इसको अपन सरल कर लें, तो यहां आर माइनस आर बराबर 132 बटे ये 2 पाई नीचे चला जाएगा, 2 पाई, तो 2 गुणा पाई का मतलब होता है 22/7 ऊपर चला जाएगा, 22 एकम 22, 22 छिके 132, 2 एकम 2, 2 3 6, आर माइनस आर बराबर कितना आ गया, 21। तो ये आर माइनस आर इन दोनों का डिफरेंस ये कि ये यहां से यहां तक, आप कहोगे हाँ, और आर माइनस आर का मान कितना आया है, 21, 7 21, आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 21 मीटर। एक वृत्त की परिधि 100 सेमी है, तो वृत्त के अंदर बने वर्ग की भुजा क्या होगी। मैंने पहले आपको बता दिया था वर्ग में, पर पहले क्या हो रहा था, वर्ग में वृत्त बना रहा था, अब हम वृत्त में वर्ग बनाएंगे। पहले उसने क्या किया था, वर्ग में वृत्त बनाया था। ऐसे मैंने आपको जब समझाया था तब मैंने ये कहा था ये वर्ग है, इसके अंदर में क्या बना रहा हूं, वृत्त जो चारों भुजाओं को छूता हुआ है। और मैंने कहा था वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यदि ये 10 है तो ये भी 10 है, तो ये भी 10 है, तो ये भी 10 है। तो मैंने कहा बेटा जब ये 10 है तो यहां से यहां तक की दूरी भी 10 होगी क्या, आपने कहा था हाँ, बातें नहीं। और ये मिड पॉइंट से लेकर के यहां तक आर होती है, तो आर का मान क्या 5 होगा क्या, आपने कहा था हाँ। ये बात समझ में आ गई थी पहले। अब की बार कह रहा है कि वृत्त की परिधि ये और वृत्त के अंदर बने वर्ग, वृत्त के अंदर क्या बना रहा है, वर्ग। अब हम समझते हैं वृत्त के अंदर वर्ग बनेगा तो कैसे बनेगा। ये वृत्त है, इसके अंदर क्या बना रहा है, वर्ग, तो हम बना दे वर्ग, और ये भी चारों भुजाओं को छूता हुआ होगा, ये वर्ग बन गया है, बन गया वर्ग। और ये कह रहा है कि वृत्त की परिधि 100 सेमी है। वृत्त की परिधि कितनी है, वृत्त की परिधि होती है बेटा 2 पाई आर बराबर कितने के है, 100 सेमी के। 2 से काट दूं, पाई आर बराबर कितना हो गया,
50 सेमी। तो आर बराबर क्या 50/पाई हो गया क्या? आप कहोगे यस, 100% आर का मान क्या हो गया? 50/पाई। तो आगे आपसे क्या पूछ रहा है? वर्ग की भुजा। अब मुझे एक बात बताना, आर का मान हमें पता लग गया कि 50/पाई है, तो अब मुझे एक बात आप बताइएगा, सेंटर पॉइंट से लेकर के, ये सेंटर पॉइंट है, और सरकमफ्रेंस तक की दूरी क्या आर ही होती है क्या? होती है नहीं होती? अरे सरकमफ्रेंस से सेंटर पॉइंट की दूरी को क्या कहा जाता है? त्रिज्या। और त्रिज्या का मान कितना आया है? 50/पाई। जब ये त्रिज्या 50/पाई है तो क्या यहां से यहां तक भी 50/पाई रहेगी? रहेगी या नहीं रहेगी? तो ये इसका मान, इस वर्ग के विकर्ण का मान क्या 100/पाई हुआ क्या? हुआ या नहीं हुआ? बताओ मेरे को। अरे वर्ग ये है, यहां से यहां तक 50/पाई है, तो यहां से यहां तक भी 50/पाई है, तो ये क्या हो गया? 100/पाई। अब मुझे एक बात यहां से बताना, आप, मैंने जब आपको वर्ग समझाया था तब मैंने आपको एक बात बताई थी, भैया जी ये भुजा 10 है, तो ये भुजा कितनी है? 10√2। अब मैं उल्टी बात करूं कि ये 10√2 है, तो ये कितनी होगी? √2 का भाग दे देंगे। तो ये जब हमारी यहां से यहां तक 100/पाई है, तो ये यहां से यहां तक कितनी होगी? आप कहेंगे गुरुजी 100/पाई में भाग दे दो √2 का, √2 पाई हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। अब ये जो ऊपर 100 लिख रहा है और नीचे √2 लिख रहा है, ऐसा ऑप्शन हमें मिला नहीं कहीं पे। 100/100√2/पाई लिखा हुआ है, लेकिन हमें मिलना चाहिए था 100/√2 पाई, नहीं मिला ना। तो हम क्या करें, इस 100 को क्या मैं ऐसे लिख दूं क्या? 50 × 2, एक ही बात है। और किसी भी संख्या को जैसे ×2 की जगह मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि ×√2 ×√2, 50 × √2 √2 होता है 2, और 2 × 50 होता है 100/√2 × पाई, यही ना। √2 से √2 कट गया, ऊपर तो बच गया 50√2 और बटे बच गया नीचे पाई। क्या ऑप्शन में है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 50√2/पाई सेकंड ऑप्शन में है। ये ऑप्शन हमारा 100% सही होगा। बात समझ में आ गई? पहले हमने बताया था वर्ग के अंदर वृत्त, अब की बार मैंने आपको बताया वृत्त के अंदर वर्ग। बात समझ में आ जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट 2 सवाल, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 बराबर सिक्के एक दूसरे को स्पर्श करते हुए मेज पर रखे हुए हैं। एक टेबल पर 3 सिक्के रखे हुए थे, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे थे। सिक्का नंबर 1, सिक्का नंबर 2 और सिक्का नंबर 3 एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, और सारे के सारे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के, मतलब बराबर है। बात समझ में आ रही है? ये भी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये भी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये भी 1 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या 1, यहां से यहां तक भी त्रिज्या 1, ऐसे ही यहां से यहां तक त्रिज्या 1, यहां से यहां तक त्रिज्या 1, ऐसे यहां से यहां तक त्रिज्या 1, यहां से यहां तक त्रिज्या 1। तो 1 और 1 2, क्या ये भुजा भी 2 है क्या? ये भुजा भी 2 है क्या? ये भुजा भी 2 है क्या? आप कहेंगे यस। और तीनों भुजाएं समान हो तो बनने वाला ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज होता है। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 60 60 डिग्री के होते हैं या नहीं होते? ये कह रहा है सिक्के द्वारा बिना घिरा, यानी बीच का, इस बीच में बिना घिरा हुआ, जिसको मैं अलग कलर से डिनोट कर रहा हूं यहां पर, ये वाला ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? तो आप कहोगे गुरुजी पहले तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, और इसमें से ये जो सर्कल के पार्ट है 3, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3, इन तीनों का क्षेत्रफल घटा दो। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो भुजा है 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2, यही होगा ना। 2 दूनी के 4 से, तो 4 को यही रवाना कर दो। इसमें से किसको घटाएंगे? तो आप कहोगे भैया ये 60 डिग्री का कोण है, ये 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, तीनों मिलकर के कितने डिग्री के हो गए? 180 डिग्री का। और पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², जो कि 360 डिग्री का होता है। तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल आधा πr²/2 है या नहीं? πr²/2। तो यहां पर पाई का मान हो गया, आपने पाई रख देते हैं। आर हमारी कितनी है? 1। आर तो 1 सेमी थी ना,
तो गुणा 1/2 यही होगा क्या? तो ऊपर तो बच रहा है √3 माइनस पाई गुणा 1 करेंगे तो 1π/2। ये ऑप्शन में मिल रहा है क्या आपको? √3 माइनस π/2 ये मिल रहा है। देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सवाल थोड़े से लेवल के जरूर हैं, लेकिन आपको इनको समझना पड़ेगा। यदि अच्छे लेवल पे आप जैसे ग्रेजुएशन सीईटी दे रहे हैं, या +2 सीईटी दे रहे हैं, या बैंकिंग सेक्टर का कोई एग्जाम दे रहे हैं, या अपनी मैथ्स को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको इन चीजों का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात आप समझना। अब की बार हम यहां पर एक नया थ्योरिज्म देखेंगे जो हमने आयत में नहीं पढ़ा था। ये कह रहा है कि एक आयत है जो 148 सेमी लंबी है और 14 सेमी चौड़ी है। ये मैंने पहले आयत बना ली, ध्यान से समझना। ये एक हमारी आयत है। मैंने पहले आयत का एक भी एग्जाम्पल नहीं दिया था। ये पहला एग्जाम्पल है आयत का। इस प्रकार आयत के अंदर दूसरी आकृति, क्योंकि जो वर्ग का चलता है वैसे वैसे आयत का चलता है। ये कह रहा है कि 148 सेमी लंबी है, मैंने लिख दिया 148 सेमी लंबी है। और इसने कहा 14 सेमी चौड़ी है, तो मैंने लिख दिया 14 सेमी चौड़ी है। आगे इसने कहा कि इसमें खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। अब एक बड़े से बड़ा वृत्त में इसमें खींचना चाह रहा हूं। वृत्त वृत्ताकार होना चाहिए, गोलाकार मत बना देना। जब बड़े से बड़ा वृत्त खींचूंगा तो ये यहां से ऐसे ही बनेगा क्या? आप कहोगे इससे बड़ा नहीं बनेगा गुरुजी, बाहर निकल जाएगा। नहीं बनेगा ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये यहां से यहां तक 14 है, तो प्यारे विद्यार्थियों एक ये बात बताओ, यहां से यहां तक भी 14 रहेगी क्या? और यहां से यहां तक 14 है, तो यहां मिड पॉइंट से लेकर के सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस क्या 7 रहेगी क्या? आप कहोगे यस। तो ये कह रहा है कि बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब इस वृत्त की त्रिज्या हमें मिल गई, क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत है क्या? πr² होता है। पाई का मतलब 22/7 गुणा आर कितनी मिल गई? 7 गुणा 7, 7 से 7 काट दो, 22 × 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा भैया जी? इस बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। चलें आगे, 2 सवाल और है, फटाफट देख लेते हैं। और दोनों सवालों में थोड़ा सा समझने वाला है, थोड़ा सा समझने वाला है। एक ट्राइंगल की बहुत अच्छी थ्योरी मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, जो कि ट्राइंगल में किसी भी ट्राइंगल के लिए काम करती है। ये कह रहा है कि 42 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होते हैं। क्या कहलाता है बेटा? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। कितने सेमी भुजा बता रखी है? 42। तो ये भी 42, ये भी 42, ये भी 42। ये कोण कितना? 60। ये कोण कितना? 60। ये कोण भी कितना? 60। आगे कह रहा है त्रिभुज में बने वृत्त का क्षेत्रफल। इसके अंदर कोई वृत्त बना दें, इसके अंदर कोई वृत्त बना दें, इस प्रकार का कोई वृत्त बना दें, ठीक है। तो पहले तो ये समझो कि किसी भी ट्राइंगल में कोई अंदर वृत्त बनता है तो उसकी त्रिज्या कैसे निकालते हैं, आप समझना। 2 मिनट लगेंगी, उसके बाद में आपको मैं रटने का एक लाइन भी लिखा दूंगा। आप रट भी सकते हैं, लेकिन समझने से सिद्धांत ज्यादा समझ में आते हैं। समझना बात को। मैं ये कह रहा हूं कि भैया जी ये कोई एक ट्राइंगल है। 2 बार समझाऊंगा। एक तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी प्रकार का ट्राइंगल है, चाहे वो समद्विबाहु है, चाहे वो समबाहु है, चाहे वो विषमबाहु है, चाहे वो समकोण है, चाहे वो अधिक कोण है, चाहे वो न्यून कोण। त्रिभुज की 3 भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण होता है, 3 कोणों के आधार पर वर्गीकरण होता है। 6 के 6 की बात कर रहा हूं। किसी भी प्रकार का ट्राइंगल हो और उस ट्राइंगल के अंदर कोई सर्कल बना दिया जाए, कोई वृत्त बना दिया जाए। ये मान लीजिए मैंने इस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बना दिया जो कि इसकी तीनों भुजाओं को छूता हुआ है। तो इस वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं? अब आप थोड़ा सा समझना, माइंड को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देना। यहां पर मैं मान लेता हूं मेरी ये वाली भुजा है ए, ये वाली भुजा है बी, और ये वाली भुजा है सी। ए के सामने वाली भुजा की लंबाई मैंने मान ली कैपिटल ए, सॉरी स्मॉल ए। बी के सामने वाली भुजा की लंबाई मैंने मान ली स्मॉल बी, और सी के सामने वाली भुजा की लंबाई मैंने मान ली स्मॉल। ठीक है। एक चीज तो आपको पता है, बोला गुरुजी ये होता है केंद्र, और किसी भी वृत्त के केंद्र से उसके सरकमफ्रेंस तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है, नहीं कहलाती है? यदि मैं यहां पर बात करूं और यहां पर भी कह दूं कि केंद्र से लेकर के सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस, तो ये भी क्या होगी? आर। ये भी क्या होगी? आर। और मैं इधर भी बात करना चाहूं तो यहां भी कर सकता हूं कि भैया इस केंद्र से लेकर के और सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस क्या होगी? आप कहोगे आर। यहां तक किसी को कोई तकलीफ आई क्या?
हमने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल डाला, और उस सर्कल और ट्रायंगल की जब मैंने बात की तो ए के सामने वाली भुजा को मैंने स्मॉल ए मान लिया, बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी मान लिया, सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी मान लिया, और सर्कल में जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं सेंटर पॉइंट से लेकर के सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को त्रिज्या कहा जाता है। यहां तक किसी को कोई गड़बड़ नहीं है। अब हम मानते हैं, थोड़ा सा और आगे समझिएगा, अब हम मानते हैं कि भैया जी हमने ये वाले जो डिस्टेंस थी ना उसको सीधा यहां पे मिला दिया, ये वाली डिस्टेंस को सीधा यहां पे मिला दिया, और ये वाली डिस्टेंस को सीधा यहां पर मिला दिया। तो मुझे एक बात बताना प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला जो यहां से यहां तक का पार्ट है, क्या एक ट्रायंगल बना? क्या इसको मैंने ट्रायंगल नंबर 1 बोल दिया। अब भैया जी आप सुनना, क्या मैं बात करूं तो यहां से लेकर ये यहां से, ये यहां से और ये यहां तक, ये वाला भी एक ट्रायंगल बना? क्या इसको मैंने 2 नाम दे दिया। समझना बात भैया जी, यहां से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी एक ट्रायंगल बना? क्या आप कहोगे कुल मिलाकर के कितने ट्रायंगल बन गए? और इन तीनों ट्रायंगल के क्षेत्रफल को जोड़ लें तो कंप्लीट क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा या नहीं होगा? आप कहोगे बिल्कुल होगा। होगा या नहीं होगा? तो ट्रायंगल नंबर 1, 2 और 3, 3 मैंने दे रखे, तो ट्रायंगल नंबर 1 का क्षेत्रफल यदि मैं निकालूंगा तो 1/2 इंटू इसके सामने आधार क्या है? C, और ऊंचाई क्या है? R, तो 1/2 इंटू CR 1 नंबर का निकल गया। 2 नंबर का निकालूं तो आप कहोगे इसका आधार B और हाइट R, तो आप कहोगे इसका क्षेत्रफल हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू BR। होगा या नहीं होगा? यदि तीसरे वाले पे चलता हूं तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू AR, 1/2 इंटू AR। होगा या नहीं होगा? यदि इन तीनों को मैं जोड़ दूं तो बराबर होगा ट्रायंगल ABC के क्षेत्रफल के। होगा या नहीं होगा? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अब देखिए यहां पर, यदि मैं यहां से बात करूं तो मैं R को कॉमन ले लेता हूं। R को जैसे मैंने कॉमन लिया तो 1 गुणा CR करते तो 1 CR होता, 1 CR/2 रहता है। इसमें से मैंने R कॉमन ले लिया तो क्या यहां C/2 मिला? क्या यहां पर R कॉमन है तो यहां B/2 मिला? क्या और यहां पर A/2 मिला? क्या अरे मिला या नहीं मिला? तो आप ऐसे चुप कैसे हो गए भाई? हैं? बराबर होगा ट्रायंगल ABC के क्षेत्रफल। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इसको मैं सरल कर लूं, 2 लघुत्तम ले लेता हूं, 2 का भाग 2 में दिया, एक बार तो C प्लस 2 का एक बार B प्लस A/2। क्या ये बन गया क्या C प्लस B प्लस A/2? और इस C प्लस B प्लस A/2 को गणित की भाषा में तीनों भुजाओं के योग का आधा अर्ध परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है या नहीं कहलाता? तो यहां पर R बराबर ट्रायंगल ABC बटे अर्ध परिमाप आएगा या नहीं आएगा? तो कभी भी किसी भी ट्रायंगल के अंदर, कोई भी ट्रायंगल हो, उस ट्रायंगल के अंदर यदि कोई सर्कल बना दें तो उसकी त्रिज्या हमेशा उस त्रिभुज के क्षेत्रफल में अर्ध परिमाप का भाग देने पर प्राप्त होती है। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा। अब इसी को आप, अभी हमारा समबाहु त्रिभुज हम पढ़ रहे थे, आप समबाहु त्रिभुज की नजर से देखिए, एक बार और हल हो जाएगा और आपको आनंद भी आएगा। अब की बार हमने ट्रायंगल लिया, वो ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इस समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं भैया। मान लीजिए ये वाली भुजा A, तो ये वाली भुजा भी A, ये वाली भुजा भी A। इसके अंदर मैंने क्या बना दिया? एक वृत्त बना दिया। बना दिया, बना दिया ना? अब ये वृत्त बना दिया मैंने, और ये इसका सेंटर पॉइंट है। यहां से यहां तक की दूरी आप कहोगे गुरुजी R, यहां से यहां तक की दूरी आप कहोगे गुरुजी R, यहां से यहां तक की दूरी आप कहोगे गुरुजी R। अब मैंने इसको क्या किया? मिला दिया शीर्ष से। जैसे मैंने इसको शीर्ष से मिलाया तो ये दूरी यहां से मिल गई है, मिल गई, मिल गई ना? ये वाली यहां से मिल गई ना, और ये वाली यहां से मिल गई। मिली या नहीं मिली? ऐसी स्थिति में ट्रायंगल नंबर 1 तो ये बन गया। बना या नहीं बना? समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप कहोगे गुरुजी 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार A है और ऊंचाई R है। इसमें भी 1/2, ये वाला जो बनेगा, ये वाला ध्यान देना, ये वाला जिधर मेरा पेन चल रहा है,
तो इसका भी 1/2 इंटू ए आर होगा, और ये वाला भी जो बनेगा इसका भी 1/2 इंटू ए आर होगा। तो मैं कहूंगा 1/2 इंटू ए आर यही होगा, प्लस 1/2 इंटू ए आर प्लस 1/2 इंटू ए आर। इसको डायरेक्ट में 3 से ही गुणा कर देता हूं, 3 बार ऐसा ऐसा है कर दूं, बराबर है त्रिभुज के क्षेत्रफल के। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, होता है या नहीं होता है? तो इसका क्षेत्रफल होगा √3/4 गुणा ए स्क्वायर, होगा या नहीं होगा? एक ए से एक को रवाना कर दूं। यहां पर मैं काटना चाहूं तो इस 2 से काट देता हूं, किसको? इस √3 से काटता हूं, इस 3 को कितनी बार कटेगा? √3 बार। इस 4 से काट देता हूं, 2 से काट देता हूं 4 को, कितनी बार? तो इसका जो आर है, आर बराबर √3 गुणा ए बटे 2। यहां पर ऐसी स्थिति है, लेकिन यहां पर हम देखेंगे तो आर बराबर ये ऊपर ए बटे नीचे कितना 2, और ये इधर आ जाएगा √3। किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या हमेशा भुजा बटे 2 गुणा √3 होती है। ये बात आप रटना चाहो तो रट्टा भी मार सकते हो, मैंने आपको समझा दिया। किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंदर कोई वृत्त बना दिया जाए तो उसकी त्रिज्या, इसको मैंने यहां पर लिख दिया अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या हमेशा क्या होती है बेटा? भुजा बटे 2 गुणा √3 होती है। और परिवृत्त की जो त्रिज्या है, परिवृत्त की त्रिज्या यदि आप ये भी रटना चाहें तो रट सकते हैं, वो होती है भुजा बटे √3, केवल √3। ये अंत्यवृत्त की भुजा बटे 2 गुणा √3, परिवृत्त की केवल भुजा बटे √3 होती है। अब हम उसी सवाल पे चलते हैं जहां पर हम सवाल हल कर रहे थे, बस अभी छोड़ ही रहा हूं। ये रहा 42 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज में बने वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमें त्रिज्या निकालना, मैंने अभी बता दिया है। अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकलती है? भुजा बटे 2√3 ऐसे निकलती है ना। तो इसका आर का मान क्या आ जाएगा? भुजा कितनी है? 42 बटे 2 इंटू √3, यही आर रहेगा क्या? 2 से काट देता हूं, कितनी बार कट गया? 21 बटे √3 आ गई ना। ये हमसे क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या है? 22/7 गुणा आर हमें क्या मिला? 21 बटे √3 गुणा 21 बटे √3, यही मिला ना। 7 एकम 7, 7 तिये 21, और √3 गुणा √3 करते तो 3 आता है, और उस 3 से 3 को काट दो तो 21 गुणा 22 कर लेते हैं। 21 दूनी के 42 का 2, हाथ से लग गई 4, 21 दूना 42 और 4 46, हमारा आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। अब एक क्वेश्चन में आपको मैंने ये थ्योरीज बता दी, इसी को देखते हुए लास्ट क्वेश्चन आपके खुद के लिए दे रहा हूं। इसको आप घर से करना चाहो तो आप इसका फोटो भी ले सकते हैं। ये तीनों ही चीज मैंने आपको समझा दी। मैंने ये भी आपको बता दिया कि एक वर्ग है और वर्ग के अंदर वृत्त होता है, तो किस प्रकार हम काम करते हैं। इसने कहा एक तो पहले तो है वर्ग, वर्ग के अंदर है वृत्त, और वृत्त के अंदर है समबाहु त्रिभुज। इस प्रकार की यह आकृति बनेगी। ये सवाल में इस प्रकार की आकृति बनेगी। एक वर्ग के अंदर एक वृत्त है और उस वृत्त के अंदर 4√3 सेंटीमीटर भुजा का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बने वर्ग का विकर्ण क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ये आपको मैंने एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दिया है, ये आपको घर पे करना है, और जिस जिसका आंसर आ जाए वो मेरे को भेज देना है, व्हाट्सअप कर दे, ठीक है। नहीं आए, दिक्कत रहे, कहीं अटक जाए तो भी आप मेरे को भेज देना, मैं आपको सॉल्यूशन बता